इन हायर एजुकेशन। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अगर आप डीडी न्यूज और दो टूक को लगातार देख रहे होंगे तो आपको याद होगा, दो टूक में कल हमने विषय उठाया था विज्ञापन नहीं, आंकड़े दिखाइए सर जी। जी हां, सर जी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। हमने उनसे कहा था कि वो जो बात दिल्ली के स्कूलों को लेकर, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर जो बात विज्ञापनों में दिखाते हैं, भाषणों में दिखाते हैं, वो सिर्फ विज्ञापनों और भाषणों में मत दिखाइए, बल्कि उसके आंकड़े दिखाइए। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, खुद दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं और देश की तमाम सरकारी एजेंसियों के आंकड़े हैं। खुद दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े आरटीआई का जवाब देते हुए के, वो तमाम आंकड़े हैं और वो आंकड़े ये बता रहे थे कि दिल्ली के स्कूलों की हालत खस्ता है। वो आंकड़े ये बता रहे थे दिल्ली में शिक्षा मॉडल जो है, दिल्ली का जो कथित वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल है, वो चरमराया हुआ है। ये आंकड़े बता रहे थे। लेकिन हम सिर्फ आंकड़ों पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम ग्राउंड से रिपोर्ट लेने में भी विश्वास करते हैं। डीडी न्यूज सिर्फ आंकड़ों में नहीं जाता, हम ग्राउंड रिपोर्ट, जमीन पर जाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए हमारी टीम, हमें जो तमाम शिकायतें आ रही थी, हमारे पास जो लोग हमें फोन करके बता रहे थे कि दिल्ली के फलाना स्कूल में हालत खराब है, यहां हालत खराब है, तो हमारी कैमरा टीम इसकी पड़ताल करने के लिए दिल्ली में निकली। कुछ रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी, कल भी आपने प्रोग्राम में मैंने आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। लेकिन जब हमारी टीम ऐसी ही एक ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भजनपुरा के एक सरकारी स्कूल में पहुंची, तो जानते हैं क्या हुआ? भजनपुरा के एक सरकारी स्कूल में जब हमारी टीम ने बाकायदा यह दृश्य कैद किए अपने कैमरे में कि स्कूल टीन शेड में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है, बच्चों के सर पर पंखा नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में हमें पीने का पानी नहीं मिलता, टीन शेड में हम पढ़ने पर मजबूर होते हैं। जब ये सब चीजें हमारी कैमरा टीम शूट कर रही थी, तो उसके बाद हमारी कैमरा टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जी हां, डीडी न्यूज की टीम पर, डीडी न्यूज की टीम पर दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमारे कैमरामैन और हमारे असिस्टेंट कैमरामैन को मारा गया, उनको पीटा गया और कैमरा छीनकर तोड़ दिया गया। कैमरे में जो शूट हुआ था, जो दृश्य हमने कैद किए थे, उसको डैमेज कर दिया गया। इसलिए हम आज कह रहे हैं दिल्ली के स्कूल नहीं है कूल। ये जो कहा जाता है कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया जाता है कि दिल्ली के स्कूल दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली के स्कूल नहीं है कूल, क्योंकि इन स्कूलों की पड़ताल करने गई डीडी न्यूज की टीम पर हमला होता है। इस पूरे मामले की तहकीकात जो है चल रही है, पुलिस में इसकी एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जो हमलावर होंगे उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो तो पता चलेगा। लेकिन आज हम दोबारा यह मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पड़ताल करने वाली टीम से भला किसको डर लगता है? कौन है जो नहीं चाहता कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सच हमारे कैमरे की निगाह से देश और दुनिया तक पहुंचे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए यह रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल सरकार विज्ञापनों में, भाषणों में दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के दावे करते नहीं थकती। यहां तक कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को विश्व स्तर का मॉडल बताने से भी गुरेज नहीं करती। पर अगर कोई इस वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था और दिल्ली के कथित वर्ल्ड क्लास स्कूलों के दावों की पड़ताल करे या सवाल पूछे, तो आम आदमी पार्टी को ये नागवार गुजरता है। आखिर ऐसा क्यों? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछना, जवाबदेही तय करना गुनाह क्यों?
लेकिन दिल्ली के कथित वर्ल्ड क्लास स्कूलों की सच्चाई दिखाना, इनकी पड़ताल करना गुनाह ही हो गया है। यही कारण है कि दिल्ली के स्कूलों की पड़ताल करने के लिए जब डीडी न्यूज की टीम भजनपुरा के एक स्कूल में पहुंची तो कुछ लोगों ने हमारे रिपोर्टर और कैमरा टीम पर हमला कर दिया। दरअसल दिल्ली सरकार के स्कूलों की बदइंतजामी की शिकायत मिलने पर डीडी न्यूज के रिपोर्टर गिरीश निशाना अपनी टीम के साथ भजनपुरा के रघुवर दयाल जन कल्याण स्कूल पहुंचे थे। जब हमारी टीम ने स्कूल की खस्ता हालत को कैमरे में कैद कर लिया और स्कूल के बच्चों ने कैमरे पर बताया कि स्कूल में ना तो पीने का पानी है, ना पंखा और क्लास टीन शेड में लगती हैं, तो स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों ने हमारी टीम पर हमला बोल दिया और कैमरामैन से कैमरा छीनकर उसे पटक कर तोड़ दिया। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो वहाँ पर हमारे कैमरा सहयोगी विजुअल बना रहे थे, तभी कुछ जो टीचर्स हैं उनका एक ग्रुप आया, समूह के अंदर आए और उनमें से एक टीचर ने हमारे कैमरा जो मैन हैं उनके हाथ से कैमरा छीनकर उसको ज़मीन पर दे मारा और पूरी तरह से जिसके चूर चूर हमारा कैमरा हो गया। इसके अलावा उन्होंने कैमरे में से चिप निकाल कर उसको बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसमें से जो रिकॉर्डिंग थी उसका मटेरियल बिल्कुल बाहर निकाल दिया, उसको बिल्कुल बुरी तरह से तोड़ दिया। इस प्रकार से जो खबर आई है कि एक कैमरामैन के साथ और एक पत्रकार के साथ आपके लोगों ने मारपीट करी है क्योंकि वो हकीकत दिखाना चाहता था। इतना डर क्यों है मनीष सिसोदिया जी? आपकी हकीकत आज नहीं तो कल सामने आ ही रही है। जैसे पता लगी कि जो शिक्षकों ने मीडिया वालों को जो हमला किया बहुत ही गलत है और मीडिया का तो काम है कोई सच्चाई को दिखाना, और जिस तरीके से उन्होंने मारपीट करी ये बहुत ही गलत है। और जैसे कि ये जो कंप्लेंट है, जैसे कंप्लेंट में आप गए कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, या हकीकत में यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं और ये जो समस्या है वो कई दिनों से चल रही है। भजनपुरा में जो है ना सिस्टम जो है ये गड़बड़ चल रहा है। स्कूलों के ऊपर जो है गुंडे हावी हो रहे हैं, तो ये हावी ना हो। इनके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो तबीयत से की जाए। स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए तो ये काम हो रहे हैं। अगर स्कूल की व्यवस्था ठीक होती तो ये काम ना होते। देश की राजधानी में पत्रकारों पर हुए इस हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देने वाले लोग यहाँ सरकार में हैं, लेकिन उनके स्कूल में मीडिया प्रतिबंधित है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली मॉडल के एजुकेशन की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है, लेकिन स्थानीय पत्रकार को फोटो खींचने के कारण मारा पीटा जाता है, उनका कैमरा तोड़ा जाता है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है? अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना वर्ल्ड क्लास है तो इसे छिपाने की क्या जरूरत है? सांच को आंच क्यों? लेकिन मीडिया के साथ मारपीट करना साबित करता है कि मामला गोलमाल है। केजरीवाल सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश के लिए मॉडल बताती है, पर बीजेपी कहती है कि केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के निर्माण में घोटाला किया है। 2 दिन पहले ही दक्षिण पूर्वी दिल्ली के 11 स्कूलों की खस्ता हालत व्यवस्था सामने आई थी। टिन शेड में पढ़ रहे सरकारी स्कूल के छात्रों का वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा बरपा। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार 4 साल से ये स्कूल अपने भवन के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं और पिछले 4 सालों में इन स्कूलों के 40,000 बच्चे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। तो आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरह से जमीनी हकीकत जो दिल्ली के स्कूलों की जो सच है उसकी पड़ताल करने के लिए गई हमारी कैमरा टीम पर हमला किया गया। आखिर कौन थे हमलावर, क्यों हमला किया गया, क्या मकसद था? आखिर दिल्ली के स्कूलों का सच कैमरेमैन कैद ना हो ये कौन रोकना चाहता है? ये तमाम सवाल होंगे मेरे साथ, और जो मेरा आज का सवाल है, 2 टूक का आज का सवाल वो आपके सामने है। आज 2 टूक का मेरा सवाल, टिन शेड में चल रहे दिल्ली के स्कूल में शूट करने गई दूरदर्शन टीम पर क्यों हुआ हमला? दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पड़ताल से आखिर किसे डर लगता है? ये मेरा आज का सवाल है। टिन शेड में चल रहे दिल्ली के स्कूल में शूट करने गई दूरदर्शन टीम पर क्यों हुआ हमला? दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पड़ताल से किसे डर लगता है? ये मेरा आज का सवाल है
और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ 3 मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राजीव बब्बर जी जुड़ चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजीव बब्बर जी, और इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं संजीव कौशिक जी, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मैं ये बता दूं, ये जो हमारी टीम पर हमला हुआ, हमने जब आम आदमी पार्टी से संपर्क किया और कहा कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, दो टूक में हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता आएँ और इस पर अपनी बात रखें, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब आया कि रात 9 बजे उनका कोई प्रवक्ता खाली नहीं है, किसी के पास समय नहीं है इस मुद्दे पर फिलहाल बात करने का। लेकिन आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं और मेरे साथ जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारों से जुड़े कई संस्थानों में, कई जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहे हैं जयशंकर गुप्त जी। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ब्रेक के बाद और 9:30 बजे के बाद मेरे साथ प्रियंक कानूनगो जुड़ेंगे, जो कि एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं, और एनसीपीसीआर ने भी दिल्ली के स्कूलों को लेकर कुछ रिपोर्ट जो है वो फ्लैग की थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी पहली टिप्पणी मैं जयशंकर गुप्त जी आपसे लेना चाहूँगा इस पूरे मसले पर। ये इस तरह से जो पत्रकारों पर हमला होता है दिल्ली के सरकारी स्कूल में, और जो हमारी कैमरा टीम बता रही है वो तो बाकायदा हमारे कैमरामैन और जो असिस्टेंट कैमरामैन थे उनको स्कूल के अंदर बंद करके दरवाज़ा बंद करने की कोशिश हो रही थी ताकि उनको दरवाज़ा बंद कर दें। अंदर क्या होगा कोई नहीं जानता, वो तो हमारे रिपोर्टर थे गिरीश निशाना, उन्होंने दरवाज़ा खींचकर किसी तरह से घुसे, लोग आ गए, भीड़ हो गई, उसके बाद जो उनकी जान बची। क्या कहेंगे आप? नहीं अशोक, इस तरह की घटना सर्वथा निंदनीय है और दंडनीय भी होनी चाहिए। पत्रकारों पर हमले चाहे कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, दिल्ली में हो या किसी और राज्य में भी हो, पुलिस के जरिए हो या शिक्षकों के या असामाजिक तत्वों के द्वारा हमले हो, इसका हम बहुत पुरजोर विरोध करते हैं और हर सही सोच रखने वाले को इसका विरोध करना चाहिए। अब रह गया सवाल शिक्षा प्रणाली और दिल्ली की शिक्षा कितनी अच्छी है और कितनी खराब है, इसके बारे में विरोधाभासी बयान तो आते रहे हैं। कई बार केजरीवाल सरकार जब बताती है कि साहब जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट में दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनके रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं और निजी स्कूलों के रिजल्ट के मुकाबले वो बेहतर हो रहे हैं, तो लेकिन अगर इस तरह के कोई चिल सेट में कोई स्कूल चलता है, कुछ व्यवस्था भी अगर हो रही है, तो उसको मीडिया के सामने आने में आपको क्या दिक्कत? आपको आने देना चाहिए, देखना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ठीक है भाई आप आकर देख लीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे स्कूलों में अच्छे गुणवत्ता वाले स्कूल हैं, अच्छे डेवलप हुआ है या पढ़ाई अच्छी हो रही है, और कुछ एक में हो सकता है कि नहीं भी हो, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारों पे हमला करना, उनके कैमरे तोड़ देना, ये असहनीय है। लोकतंत्र की इजाजत नहीं देता है। असहमति या प्रतिरोध तो आप दबा नहीं सकते हैं, उनको दबाना नहीं चाहिए, ये तो एकदम सही बात है। लेकिन सवाल ये भी है अशोक की इस तरह की चीजें हर जगह हो रही हैं। मतलब गुजरात में भी जब एक बार चुनौती दिया इन लोगों ने कि साहब गुजरात की शिक्षा व्यवस्था से हमारी शिक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, जब ये लोग वहां गए देखने के लिए तो वहां के लोगों ने मना कर दिया, वहां जाने नहीं दिया, इन लोगों को नहीं जाने दिया। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो एक अलग जगह है। असल चीज यह है कि सिर्फ विज्ञापनों से और आंकड़ों से काम नहीं चलता है, व्यावहारिक तौर पे भी वो दिखना चाहिए। जो सच आप बता रहे हैं वो सच है कि नहीं है, ये मीडिया अगर दिखाना चाहता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी है, कहीं कुछ कमी है तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह से हमला करना और कैमरे तोड़वाना असहनीय है, दंडनीय है, निंदनीय है। ये जाहिर सी बात है। मतलब बात कुल मिलाकर यही है कि अगर आपके स्कूल अच्छे हैं तो भी आपको मीडिया का स्वागत करना चाहिए, और अगर अच्छे नहीं है तो भी आपको मीडिया को आज़ादी देनी चाहिए कि जहां कमी है, क्योंकि हर सरकार जो काम करती है कहीं ना कहीं कमी छूटती है। कई बार सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से या फिर किसी और वजह से दिक्कत होती है, परेशानियां होती है, तो आपको मीडिया को छूट देनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मीडिया दिखाए, और मीडिया दिखाता है तो आप उस पर रिएक्ट कीजिए, आप उसको ठीक कीजिए। यही तो मीडिया का आखिर काम है। लेकिन इसके बजाय अगर मीडिया पर हमला होने लगेगा तो फिर सवाल यह है कि ये तो तानाशाही है, ये तो तानाशाही, और ये आप नहीं चाहते कि अब वो सच सामने आए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में अभी पुलिस को FIR हमारी टीम ने लिखाई है जिसके ऊपर हमला हुआ था। इस मामले की पड़ताल की जा रही है। लेकिन हमारे जो असिस्टेंट कैमरामैन है उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया, उनको ज़मीन पे गिरा के मारा गया, और जो लोग आए थे उनके हाथ में लाठी डंडे थे,
और वो बुरी तरह से जो है मारने के मकसद से आए थे, ये शर्मनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजीव बब्बर जी, ये सच दिल्ली के स्कूलों की पड़ताल करने गई थी हमारी टीम, क्योंकि 2 दिन पहले, मैं बार बार अपने दर्शकों को याद दिला रहा हूँ, 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दिखाया कि 11 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 40,000 बच्चे, और संजीव कौशिक जी को याद होगा, कल मैंने इसका जिक्र किया था, 11 स्कूलों में 40,000 बच्चे टिन शेड में पढ़ रहे हैं 4 साल से, इतनी गर्मी में, भयंकर गर्मी में। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में आई, हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि इसी तरह का स्कूल जो है भजनपुरा में चल रहा है, जहां बच्चे टिन शेड में पढ़ रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, पंखा नहीं है, उसी की पड़ताल करने गई थी। तो सवाल ये है कि इस पड़ताल से, स्कूलों का जो सच है, इससे कौन डरता है, क्यों डरते हैं? राजीव जी। देखिए, सारा का सारा जो दिल्ली सरकार का मॉडल है, वो पहले दिन से प्रचार का मॉडल है, एडवर्टाइजमेंट का मॉडल है। और जैसे व्यापारी सामान बेचता है, ऐसे ये सरकार सामान बेचने की प्रयास करती है। और उसमें कुछ व्यापारी तो होते हैं जो शो विंडो में जो दिखाते हैं, अंदर भी वही माल बेचते हैं, और कुछ व्यापारी होते हैं जो बेईमान होते हैं, जो शो विंडो में कुछ दिखाते हैं और अंदर जो है वो कुछ और होता है। दिल्ली का सरकार का जो एजुकेशन मॉडल है वो बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपसे एक शिक्षाविद के नाते, बहुत सारे शिक्षाविदों से और बहुत सारे टीचर्स से मेरी बात होती रहती है, और उनका एक पक्ष है जिस पक्ष को कभी कोई रखता नहीं है। वो पक्ष ये है कि दिल्ली के अंदर अगर 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो यानी 22 से 25 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ 18 लाख बच्चों के हैं, या पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम उनका है? तो इन्होंने एक ऐसा वातावरण क्रिएट करा है कि हम जो है वो अलग है और बाकी शिक्षा अलग है, जबकि इनकी जिम्मेवारी है सारी शिक्षा। यानी प्राइवेट स्कूल भी अगर ठीक नहीं चल रहे तो ये इनकी जिम्मेवारी है, और गवर्नमेंट स्कूल भी अगर ठीक नहीं चल रहे तो इनको एज ए पेरेंट्स देखना है एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली को। लेकिन इन्होंने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में एक विरोधाभास पैदा किया अपने माल को बेचने के लिए। इनको बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं बात। अब इसमें एक मैं तथ्य देता हूं। देखिए, 2017 की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर। सीबीआई रेड होने के बाद ये सारा जो है डिबेट शुरू हुई। 2017 में एक हाई कोर्ट में याचिका डलती है, और वो ये कहती है कि दिल्ली के अंदर जो साइंस के स्कूल्स हैं वो जितने चाहिए नहीं है। और दिल्ली सरकार एक एफिडेविट डालती है और उसमें कहती है कि हाँ, हमें मालूम है 1047 में से 291 स्कूलों में सिर्फ साइंस है, और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि अगले 5 साल में हम 50% से ज्यादा स्कूल में हम साइंस ले जाएंगे। आज की क्या स्थिति है? वो जो 291 में साइंस थी, अब 279 रह गई है। ये सब तथ्य दिल्ली सरकार के। तो यानी आपका मॉडल, जो सरकार याचिका हाईकोर्ट में डाल के झूठ बोलती है, वो सरकार क्या एजुकेशन सिस्टम के बारे में सीरियस होगी और क्या शिक्षा के सिस्टम के बारे में सीरियस होगी? मैं ये तथ्यों के आधार पर बात कर, तो आपके जब टोटल 1047 आज स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 838 है, 279 में 279 में सिर्फ साइंस पढ़ाई जाती है, और 291 में जब आप एफिडेविट देते हो, आपका एफिडेविट कहता है कि हमें पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, आप लिख रहे हो उसमें, और आप कह रहे हो कि हम इसको बढ़ाएंगे, और उसके बाद वो घट जाता है। तो इसका मतलब रियलिटी में काम करने में आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है। आप तो सिर्फ एक मॉडल, कुछ बिल्डिंगें दिखाकर आप उस मॉडल को बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब दूरदर्शन को मैं बधाई देता हूं कि दूरदर्शन के पत्रकार ने मेहनत करी, वो ग्राउंड पे चला गया, घर बैठ के रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, वो ग्राउंड पे मेहनत कर रहा था, तो वो आपके स्कूल में पहुंच गया। अगर आपके स्कूल में पहुंच गया और आपने इतना अच्छा एजुकेशन और इतना अच्छा स्कूल बनाया है, तो उसको शूट करने में क्या दिक्कत? क्योंकि जो आप मार्केटिंग कर रहे थे और जो भजनपुरा स्कूल की सच्चाई है, उसमें काले और सफेद का अंतर है, इसलिए आपके वहां पर जो गुंडे हैं उन्होंने इनको पीटा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर आप अगर चले जाएंगे, जो इन्होंने एक बॉडी बनाई है, उस सारी बॉडी में अपने उठाई गिरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डालते हैं। उसमें सरकार, आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ हमारी टीम के साथ हुआ, इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। आप इस तरफ आप दिल्ली की जो इन्होंने बॉडीज बनाई है, उन बॉडीज को अगर आप रिसर्च कर लेंगे, उसमें आपको शिक्षाविद, RWA कुछ नहीं दिखेगा।
प्योरली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखेंगे जो वहां गुंडागर्दी करते हैं, एडमिशन में दमबगाई करते हैं, लोगों को धमकाते हैं और लोगों को ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारा रिजल्ट बढ़ा देंगे या घटा देंगे, पेरेंट्स को धमकाते हैं। वो सब अधिकांश स्कूलों में पहुंच गए। मदन लाल खुराना जी ने शिक्षा में ये एक प्रावधान किया था कि लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स और जिनका शिक्षाविद है, यानी जिनका शिक्षा से रिटायर्ड टीचर्स है, उनको आप कमेटी में रखिए ताकि वो स्कूल के संचालन में मदद कर सके। इन्होंने उसको टोटल पॉलिटिसाइज कर दिया। और जो अगर आप तहकीकात करेंगे, अभी एफआईआर आप कह रहे हैं हुई नहीं है या हो रही है, एफआईआर हो गई है, एफआईआर। हाँ। जब आप एफआईआर पे तहकीकात करेंगे और जिन्होंने मारा है जब आप उनको निकालेंगे उनके नाम, तो आपको वो लोग 99% वहां के जो इन्होंने गवर्निंग बॉडी बनाई है उसके सदस्य मिलेंगे और वो आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे मिले। आप देखिएगा जब भी इंक्वायरी हो। चलिए, तो ये जो व्यवस्था इन्होंने खराब करी है उसके कारण से आज दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम एज होल, मेरा ये कहना है, दिल्ली सरकार, एजुकेशन मंत्री मतलब होलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है, यानी वो चाहे प्राइवेट है चाहे वो, इन्होंने तो ऐसे एक दरार पैदा कर दी है दिल्ली के अंदर जैसे एक दूसरे के दुश्मनी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खुद ही अपने दुश्मन। ठीक है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास एक वीडियो और भी आई है और वो वीडियो जो है उसमें मुझे जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि शर्वानी खबर फास्ट एक कोई चैनल है, उसकी पत्रकार हैं शर्वानी, महिला पत्रकार, वो भी कल एक स्कूल में गई थी वहाँ की पड़ताल करने। उन्होंने उस स्कूल की कुछ वीडियो भी शूट की है जिस स्कूल की दीवारें जो हैं टूटी हुई हैं, बहुत ख़राब खस्ता हालत में है। उनके साथ भी उस स्कूल में बदतमीज़ी की गई, उनको भी, इस महिला पत्रकार को भी वहाँ पर रोकने की कोशिश हुई कि वो शूट ना करे और उनके साथ भी बदतमीज़ी बदसलूकी की गई है। तो सवाल ये है मेरा संजीव कौशिक जी, विज्ञापनों में कुछ स्कूल दिल्ली के बहुत सुंदर दिखते हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास दिखते हैं, खूबसूरत स्कूल दिखते हैं, विज्ञापनों में दिखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब ट्वीट करते हैं या फिर मनीष सिसोदिया जी ट्वीट करते हैं तब दिखते हैं, वो दिख जाते हैं, मतलब, और बाहर से आने वाले कुछ पत्रकारों को भी दिख जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स भी ऐसी तस्वीर छापती है, हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी तस्वीर सामने आया था कि वो एक प्राइवेट स्कूल की तस्वीर थी, खैर छोड़ दीजिए उसको। लेकिन जब इतने अच्छे स्कूल हैं तो सवाल ये है कि यहाँ पर कैमरा टीम के जाने से, पत्रकारों के जाने से किसको डर लगता है, क्यों? अशोक जी, चाहे पत्रकार हो या एक आम आदमी हो, किसी के साथ भी यदि इस तरह से अभद्रता की जाए, मारपीट की जाए, निश्चित तौर पे इस पे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और चिन्हित करने की जरूरत है कि ये कौन लोग थे जो इस तरह से अराजक व्यवहार कर रहे थे। दूसरी बात, एक बात और इसी के साथ हम जोड़ना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से पत्रकारों की जो दुर्गति हुई है उसके लिए कमोबेश पत्रकारों की भी जिम्मेवारी है, जिसको निश्चित तौर पे ये मानना पड़ेगा और उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि जो पत्रकार पहले सम्मानित और सम्मानीय नजर से देखा जाता था, वो पत्रकार अचानक पक्षकार कैसे बन गया? बड़ी लंबी फहरिस्त है, जब आप निकाल के देखते हैं। नहीं, आप पूरी बात सर मैं आपके ऊपर नहीं, आपके ऊपर नहीं, मैं सामान्य बात कर रहा हूं। एक मिनट, नहीं, सामान्य आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे एक लाइन में आपने पहले आपने ये कहा पत्रकारों किसी को भी, उसके अगली लाइन में कह रहे हैं पत्रकारों ने जो हालत कर दिया इसलिए उसके लिए, तो मतलब आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि डीडी न्यूज की टीम या फिर पत्रकार जो हैं इस हमले के लिए, इस हमले या डीडी न्यूज छोड़ दीजिए, आपको लगता है पत्रकार इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पूरी बात आ जाती तो उस पर आपको क्लियर हो जाता। पिछले कुछ वर्षों में जिसका जिक्र मैंने किया, आखिर देश में जो सत्ता चला रहे हैं या सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जब आप फहरिस्त निकाल के देते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पत्रकारों के साथ सरकारों का व्यवहार कैसा है, उत्तर प्रदेश के हाथरस की उस लड़की के बारे में जरा सोचिए, जो दलित लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था, और सिद्दीक कप्पन, ये मामला बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, आंखों के सामने 2 साल पहले का 2020 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सिद्दीक कप्पन का आपने लेटेस्ट पढ़ा? आप सिद्दीक नहीं, अब आपने नाम ले दिया इसलिए मैं टोक रहा हूं। आप बिल्कुल सुनिए, अरे सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना, अरे एक मिनट संजीव कौशिक जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, देश भर में पत्रकारों पर ऐसा होता है, मैं किसी सरकार को इस पे क्लीन चिट नहीं दूंगा, लेकिन आपने क्योंकि एक नाम ले दिया सिद्दीक कप्पन को, और हाथरस की घटना में भी जो हुआ वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए जिम्मेदार थी है उसको, लेकिन आपने एक नाम ले दिया क्योंकि, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने लेटेस्ट जांच का पूरे तहकीकात पढ़ी हो तो सिद्दीक कप्पन का नाम जो है इसमें आया कि वो ओसामा बिन लादेन जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है, उस आतंकी के बारे में, उस आतंकी को ग्लोरीफाई, और वो पत्रकार नहीं था,
और वो पत्रकार ने उसके पास एक सुनिए तो सही एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया आखिर में ये बताइए ना, इस पे आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में? सिद्दीकी कप्पन को क्या सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने बताइए? उसके बावजूद वो किस कंडीशन में है, 2 साल तक रहा, वो अभी भी राह देख रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तो मैं तो ये फिर वही, अब आप अपने एक मिनट, आपने अपनी बात खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर दी। अभी उसको जमानत नहीं मिली है, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। अभी 2 साल बाद उसको जमानत नहीं मिली है, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है कि वो पाक साफ है। आप एक सुनिए, नहीं आप सुनिए, एक मिनट सिद्धि, एक मिनट सुनिए। आप एक ऐसा व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया और उसका मामला चल रहा है और हो सकता है वो निर्दोष है, मैं नहीं अभी कहता, अभी जांच चल रही है, जांच में कुछ चीजें सामने रखी गई हैं कोर्ट में, कुछ सही निकलेंगी, कुछ गलत निकल सकती हैं। लेकिन एक आदमी जिसको 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में, सुन तो लीजिए सर, एक मिनट सुन तो लीजिए, 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद ये मामला, उसको जमानत नहीं मिली है। आप उसका कंपैरिजन बाकी पत्रकारों से कर रहे हैं, एक ऐसी पत्रकारों से कर रहे हैं जो लोग शूट करने गए थे, जो लोग शूट करने गए थे। सर मैं 80% पत्रकारों की बात कर रहा हूं। आज के डेट में वो पक्षकार के तौर पर दिखाई देते हैं, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल निकाल के देख लीजिए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि सत्ता। तो इसका मतलब अगर पक्षकार फर्ज, चलिए मान लिया ओके, चलिए मान लिया, एक मिनट, आपकी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, मान लिया आपकी बात, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए पक्षकार है, मान लीजिए कोई पक्षकार है, तो क्या उसको आप जान से मार देंगे? अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए, सुनिए मेरी बात नहीं, अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप आम आदमी को बचाने, हालांकि आप आम आदमी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप आम आदमी को बचाने के लिए, या फिर जो लोग भी हमलावर थे इस स्कूल में, मैंने तो कहा ही नहीं कि हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक मिनट सुनिए मेरी बात, मैंने कहा ही नहीं अभी, लेकिन आप आम आदमी पार्टी या फिर जो लोग हमलावर थे, आप उनको बचाने के लिए इस डिबेट को वहां ले गए, जो कि ना आप वहां ले गए। मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं कह रहा हूं, फर्ज कीजिए ना, अरे सुनिए तो सही, फर्ज कीजिए ना। अरे संजीव कौशिक जी, आप भी पत्रकार रहे, इसलिए सुनिए जरा। फर्ज कीजिए कि मैं अगर बीजेपी का पक्षकार हो जाऊं, और फर्ज कीजिए कि जयशंकर गुप्ता कांग्रेस के पत्रकार हो जाएं, तो क्या आप उनको स्कूल में जाने पर लिंच करके मार देंगे, उनकी हत्या कर देंगे? यह अधिकार किसने दिया आपको? सर मैंने पहले ही कहा कि ये पहले कहने के बाद आप आम आदमी पार्टी के बचाव में आ गए, आप आम आदमी पार्टी के बचाव में आ गए, आप हमलावरों के बचाव में आ गए, आप हमलावरों के बचाव में आ गए। सर यह भी सही है कि देश के आप हमलावरों के बचाव कर रहे हैं, आप खुद एक पत्रकार रहे, आपने अपना पॉलिटिकल कैरियर, सुनिए संजीव कौशिक, आपने अपना पॉलिटिकल करियर एक पत्रकार के तौर पर शुरू किया, आज आप पक्षकार बने हुए हैं, आज आप सुनिए मेरी बात, नहीं अब सुनिए, अब आप मेरी बात, क्योंकि आप एक पत्रकार थे, आप सुनिए मेरी बात, एक मिनट नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए, हल्ला मचा रहे हैं आप। सुनिए संजीव कौशिक, अब मैं आपको मैं दर्शकों को सच बता दूं, संजीव कौशिक, आपने टेलीविजन पर आने की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी, एक पत्रकार की तरह आप टेलीविजन पर आते थे, आज आप पक्षकार बन गए हैं आम आदमी पार्टी के। इसका मतलब यह नहीं है कि अशोक श्रीवास्तव को यह हक मिल जाएगा कि आपको लिंच करके मार दे। आज अशोक श्रीवास्तव ने आपको पक्षकार होने के बावजूद, पत्रकार और पत्रकार से पक्षकार होने के बावजूद, आज आपको बुलाया अपना पक्ष रखने के लिए, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पत्रकारों पर हमले को जस्टिफाई करेंगे, कतई नहीं है इसका मतलब। जयशंकर गुप्ता जी, एक मिनट रुकिए, नहीं रुकिए एक मिनट, जयशंकर गुप्ता जी, मैं जयशंकर गुप्ता जी टिप्पणी लूंगा पहले, क्योंकि आप डिबेट को कहीं और ले गए हैं। मैं जयशंकर गुप्ता से वो ले लूं। आप यहां पर आम आदमी पार्टी का बचाव करने के लिए आए थे, आप सुनिए मेरी बात, आप अरे नहीं संजीव कौशिक, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप यहां पर आम आदमी पार्टी का बचाव करने आए थे। राजीव बब्बर जी ने जो तर्क रखे स्कूलों को लेकर, आप उसका खंडन करते हुए ये बता सकते थे कि स्कूल कितने बेहतर हैं, लेकिन बजाय आपने उन तर्कों का खंडन करने की बजाय आपने सीधा पत्रकारों को ही हमलों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। आपने पत्रकारों को ही हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। जयशंकर गुप्ता जी, भाई पक्षकार हो गए पत्रकार, इसलिए पिटेंगे ही, क्या हो गया? पहली बात तो अशोक मैं साफ कर दूं, आपने उदाहरण देते हुए कहा कि भाई मैं भाजपा का हो सकता हूं। मैंने उदाहरण दिया सर, मैं उदाहरण दे रहा हूं। बिल्कुल मैं बता दूं, आप अपने बारे में बात कर सकते हैं, संजीव अपने बारे में बात कर सकते हैं, मैं इसके एकदम
खिलाफ हूं। मैं न कांग्रेस के पक्षकार हो सकता हूं, ना आम आदमी का हो सकता हूं, ना कांग्रेस बीजेपी का हो सकता हूं, किसी का पक्षपात नहीं हूं। मैं विशुद्ध रूप से पत्रकार हूं। और मैंने जैसे शुरू में पहली बार ही कहा था कि पत्रकारों पे हमला चाहे जहां भी हो, जिसके द्वारा भी हो, असामाजिक तत्वों के द्वारा हो, चाहे पुलिस के द्वारा हो, जिस भी राज्य में हो, हम उसका विरोध करते हैं। वह निंदनीय है, वह दंडनीय है। ये मैंने पहले ही कहा था और अभी भी यही कह रहा हूं। अब देखिए, जैसे बात बहुत बढ़ सकती है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब यूपी की सरकार ने क्या किया था, बलिया में पत्रकारों ने जो पेपर नहीं, जयशंकर जी एक मिनट, जयशंकर जी मैं क्लियर कर चुका हूं। मैं कह रहा हूं हर सरकार, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं क्या पत्रकार इन हमलों के लिए जिम्मेदार हैं? अब मैं ये जवाब क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि संजीव कौशिक कह रहे हैं पत्रकार पक्षकार हो गए इसलिए उनकी पिटाई हो रही है। वो तो हो, उससे कोई मतलब नहीं। सवाल है कि वो जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मीडिया अपना रिपोर्टिंग करने जा रहा है, अपनी फोटोग्राफी करने जा रहा है, आप उसको स्वागत करिए। ठीक है, कमी है, बेसी है, आप उसके बारे में बात कर लीजिए। आप कहिए कि साहब ठीक है, अगर हमारे स्कूल खराब है तो नगर निगम के स्कूल कितने अच्छे हैं, ये आप उनसे बिल्कुल आप वो तर्क दीजिए, बताइए आप अपनी क्या। हाँ, लेकिन मारपीट का कोई समर्थन कहीं किसी लेवल पे हो ही नहीं सकता है। चाहे आप, हम कह रहे कि भाजपा के लोग ही जा रहे हैं, ठीक है, भाजपा के लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं साहब हम देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के स्कूलों का सच क्या है, तो आने वेलकम कीजिए। अरे सर टेलीविजन चैनलों की डिबेट में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं, आप मेरे स्कूल आइए, आप मेरे स्कूल आइए, और जब कैमरा टीम पहुंचती है तो उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। एकदम गलत है, सर्वथा गलत है। मैंने शुरू में ही कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि वो किसी भी सरकार के द्वारा हो, एकदम गलत है, दंडनीय है, निंदनीय है, और इसका विरोध, पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। अगर इसके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन कुछ होता है, मैं उसका नेतृत्व करने को तैयार हूँ। इसमें भी कहीं कोई दो राय है। आपको याद होगा जब दूरदर्शन एक और कैमरामैन साथ ऐसा हुआ था तो हम आपके साथ खड़े थे, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहना यह है कि मीडिया के लोगों को अपना काम, ये बात सही है संजीव की, इस बात से हम हो सकते हैं कि मीडिया को किसी अभियान का हिस्सा नहीं बनना, ये बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन सवाल है कि मीडिया अभियान बन करके भी अगर फोटोग्राफी कर रहा है या रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसका दायित्व तो निभाने देना होगा ना। बोलिए संजीव जी, अब आप अपनी बात रखिए। मैं बड़ा स्पष्ट कर चुका हूं कि आप पत्रकार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कहकर ये एक आवाज लगातार इको कर रही है। अगर किसी का टीवी चालू है तो कृपया धीरे कर ले। संजीव जी रखिए अपनी बात, बिना पत्रकार को पक्षकार बनाए मैं जो चाह रहा हूं उस विषय पे बात रखिए। आप अपने हिसाब से बोलिए, आपको लगता है दिल्ली के स्कूल सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इस हमले को जस्टिफाई करने के लिए कुछ कहते हैं, वो मुझे कतई अशोक जी, ये हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज से 10 साल पीछे चले जाइए तो पत्रकार के नाम सुनने के बाद में कि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता करते हैं, लोग बड़े सम्मान के दृष्टिकोण से देखते थे। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई, हम बार बार कहते हैं कि हमें अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकने की जरूरत है, कि आज ऐसा क्या हो गया कि पत्रकार नाम सुनने के बाद में लोग समझते हैं, कई लोग पूछते हैं या जानते हैं या सोचते हैं कि आप किस पक्ष से सुनिए। अब आप डिबेट को इधर ले जाना चाहते हो तो आप मेरी बात सुनिए, अब आप डिबेट को सुनिए, अब आप डिबेट को इधर ले जाना चाहते हो तो सुनिए। दूरदर्शन की टीम जब जाती है ना, लोग हमको या सुनिए, नहीं अब आप उधर चले गए तो उसका जवाब भी मैं दूंगा, क्योंकि आप बार बार इस डिबेट को उधर ले जा रहे हैं। नहीं, अब सुनिए 10 साल पहले या 20 साल पहले मैं आपको बताता हूं, आज भी जब दूरदर्शन की टीम जाती है ना तो लोग दूरदर्शन की टीम को बड़े आदर से बुलाते हैं। लोग आज भी कहते हैं कि अच्छा दूरदर्शन है। और मैं बता रहा हूं, आज भी अगर कभी कहीं पर पुलिस मिलती है, आम लोग मिलते हैं, कश्मीर में भी मैं जाता हूं ना, लोग मीडिया को कई जगह ऐसा होती है, लोग मीडिया को लेकर गुस्सा होते हैं, लेकिन कहते हैं दूरदर्शन, अच्छा चलो दूरदर्शन, अब दूरदर्शन वाले हैं, ये तो दूरदर्शन वाले हैं, ये कहते हैं। और दिल्ली के सरकारी स्कूल में दूरदर्शन की टीम पर हमला हुआ, इस बात को याद रखिएगा, दूरदर्शन की टीम पर। इसीलिए तो हम भी कहते हैं कि दूरदर्शन है और सबसे भरोसेमंद है, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। मैं फिर दोबारा दोहराता हूं, हालांकि सबसे शुरुआती दौर में मैंने यही कहा है कि यदि इस तरह की कोई घटना हुई है तो जांच होनी चाहिए और दोषी पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। मैंने शुरुआती लाइन में ही ये बात कही है, लेकिन इस हालात के लिए, जो हालात बन चुके हैं आज के डेट में, पत्रकारों की जो हालात है, क्या इतने इजीली मैं आज की डिबेट में हालात नहीं आने दूंगा। हालात जो बने हैं पत्रकारों के कारण, उस पर सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही, उस पर किसी दिन पत्रकारों के हालात क्या, उस पर किसी दिन जयशंकर गुप्ता जी आएंगे, मैं आपको अलग से बुलाऊंगा, इस पर 1 घंटा डिबेट करेंगे
कि पत्रकार में कौन पत्रकार इस हालत के लिए जिम्मेदार है। आप भी कभी पत्रकार रहे थे तो आप इस पे खुलकर रखिएगा, एक पूर्व पत्रकार होने के नाते। 1 घंटा इस पे डिबेट करेंगे, लेकिन मैं आज जानना चाहता हूं स्कूलों में ऐसा क्या है कि एक मीडिया टीम का हमला। और मैं फिर कह रहा हूं, अकेले डीडी नहीं, 2 टीमों पर हमला हो चुका है। कहना चाहता हूं अशोक जी, एक मिनट सिर्फ, 1 मिनट बब्बर जी। मैं फिर संजीव जी आपको एक और चांस दे रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं विषयांतर ना करें प्लीज। पत्रकार इसके लिए जो दोषी है कहने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं नहीं मानता कि पत्रकार पर हमले के लिए कभी पत्रकार दोषी हो सकता है। क्या मैं ये बात मान लूं कि वहां स्कूलों में गुंडे, आम आदमी पार्टी अपने गुंडे गिर करने के लिए रखी है? तो मैं मत मानिए तो, पर क्यों मत मानिए ना? ये मैंने तो आपसे नहीं कहा। आप इसका तर्क दीजिए कि वहां पर गुंडे नहीं है। आप इसका तर्क दीजिए गुंडे नहीं है। जनता पार्टी रुकिए, कह रहे हैं कि नहीं वहां पर उठाए गिर हैं, बैठे स्कूलों में शिक्षक होते हैं साहब। शिक्षक वहां की परिस्थितियां क्या रही, कौन गुंडे थे, कहां से थे, ये जांच का विषय होना चाहिए। जांच का विषय तो है ही, जांच का विषय है और जांच चल रही है। जांच का विषय है और जांच चल रही है, लेकिन जांच से पहले सुनिए, अब सुनिए, एक बात और सुनिए। जांच चल रही है और जांच से पहले मैंने भी, हमने भी, हमारी टीम ने भी कहीं आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। राजीव बब्बर एक राजनीतिक प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी तौर से बात रखी। आप अपनी तौर से अरे सुनिए तो सही बाबा, सुनिए। अरे नहीं संजीव कौशिक जी, आप अपनी तरफ से तर्क दे सकते थे, आप अपने राजनीतिक तर्क दे सकते थे, उसके लिए आजाद थे, स्वतंत्र थे आप। उन्होंने अपने राजनीति, हमने खुद नहीं कहा किसी पार्टी का हाथ है, हम तो कह रहे हैं जांच होगी, लेकिन आप बार बार पत्रकारों को जिम्मेदार ठहरा जा रहे हैं, घूम फिर के पत्रकारों को जिम्मेदार ठहरा। यह बड़ा शर्मनाक है। 1 मिनट मेरे साथ राजीव जी, एक मिनट से रुक जाइएगा, क्योंकि प्रियंक कानूनगो जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एनसीपीसीआर के जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। वो अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद राजीव जी फिर आपके पास आऊंगा। शायद उमा जी, जयशंकर गुप्ता जी को मेरे ख्याल से, क्योंकि वो भोपाल में, उनको दिल्ली के लिए निकलना है, मैं उनको उसके लिए अनुमति भी दूंगा। अनुमति क्या दूंगा, मैं आपको धन्यवाद करूंगा, लेकिन प्रियंक जी पहले आप अपनी जल्दी से बात रख दीजिए। देखिए, मैं आपको 2 बातें यहाँ बताऊंगा। सबसे पहली बात तो इस शो में मैं भर्त्सना करता हूं इस कृत्य की जो एक शिक्षा के मंदिर में किया गया, एक पत्रकार को पीट दिया। और इससे जुड़ी हुई एक बात और बताऊंगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले हफ्ते की बात है। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से हमको खबर मिली कि एक बड़े बच्चे ने एक छोटे बच्चे को सेक्सुअली सोडोमाइज किया है, सेक्सुअली अब्यूज किया है। बहुत गंभीर मामला था, और चूंकि एक बच्चे का मामला था, इसलिए आयोग ने तत्काल अपनी टीम वहां पहुंचाई। हमारी टीम पहुंचने के बाद हमारी टीम को ही एक्सेस नहीं दिया अंदर जाने के लिए। ओ बाबा। हम शिक्षा का अधिकार कानून की मॉनिटरिंग अथॉरिटी, हम पॉक्सो कानून की मॉनिटरिंग और शिकायत निपटान की अथॉरिटी, ऐसे आयोग की टीम जिसमें भारत सरकार के कर्मचारी शामिल थे, उसको रोका गया और बकायदा दादागिरी से रोका गया। आप यकीन मानेंगे, हमने पुलिस भेजी, पुलिस ने जाके हमारी टीम को अंदर एक्सेस दिलवाया, तब हम जाके जांच अपनी कर सके। तो ये तो हालात है। और इस मामले में ये भी आपको बता दूं, चूंकि आज बात निकली है, कि इस मामले को स्कूल प्रबंधन ने दबाने का भरसक प्रयास किया, और भरसक प्रयास करने के बावजूद जब ये मामला उजागर हुआ तो स्कूल के प्रिंसिपल ने विक्टिम बच्चे की मां को बोला कि तुम आज मत आना स्कूल। आयोग की टीम ने पूर्व सूचना दी थी ना, तो उसको मना कर दिया मत आना, आयोग से बात नहीं करने दी, विक्टिम बच्चे को नहीं आने दिया। तो ये दादागिरी और गुंडागर्दी तो टैक्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल आजकल बहुत भारी पैमाने पे किया जा रहा है। मैं अपनी बात का ये चरण खत्म करने के पहले प्रियंक जी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। आप आज आप जुड़े हैं क्योंकि आपने भी एक रिपोर्ट दिल्ली सरकार को, दिल्ली के स्कूलों को लेकर, मैं उस पर आपसे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक पे जाने से जयशंकर गुप्ता जी, आपको अपनी आखिरी बात 30 सेकंड में आप रख दें, क्योंकि जयशंकर गुप्ता जी को निकलना है। तो जयशंकर गुप्ता जी, आप अपनी बात रखें जी। नहीं, कुछ जोड़ना चाहे आप अगर। जी, मेरी जो बात शुरू में थी वही अभी भी है। जी जी जी। अपना शर्मनाक है, निंदनीय है, दंडनीय है। जांच होनी चाहिए और तथ्य सामने आने चाहिए। मेरी थोड़ी सी एक जरूर एक यह है राय है कि दूसरे पक्ष को भी एक बार हमको सुनना चाहिए। अब चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कोई आया नहीं, मतलब अधिकृत तो कोई प्रवक्ता तो आया नहीं। संजीव पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन स्कूल के प्रबंधन से या स्कूल के प्रधानाचार्य से
जो पत्रकारिता हमने सीखी है, जो हम समझी है, जो हमारे आदर्श रहे हैं, उसका ये दायित्व बनता है कि दूसरे पक्ष की बात भी सामने रखें। अगर वो मना कर देते हैं, वहां के प्रधानाचार्य, अगर वो उनके प्रबंधन के लोग मना कर देते हैं बातचीत के लिए, तो भी हम बात उसको भी सामने रख सकते हैं। जयशंकर जी, जयशंकर जी, आपकी जानकारी के लिए हमने उनसे भी संपर्क किया था और उन्होंने इस पर कुछ बोलने से मना कर दिया, बल्कि वो पुलिस थाने में हमारी जो एफआईआर थी, हमारी टीम थी, वो उसको कन्फ्रंट करने के लिए वो लोग पुलिस थाने में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया। तो ये हाँ, हमने हर पक्ष को मौका दिया, क्योंकि आप जानते हैं हम हर पक्ष को मौका देते हैं, हम नहीं चाहते। और आम आदमी पार्टी को, मेरे पास मैसेज हैं, सेव किए मैसेज हैं, हमने आम आदमी पार्टी को स्पेसिफिक बताया कि हम इस पे बात करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब आया कि हमारे पास कोई व्यक्ति जो है, किसी के पास समय नहीं है इस पर बात करने के लिए। तो हमने सबसे बात करने की कोशिश की। इस तरह से आप सच को छिपा नहीं सकते हैं। आज कोई भी सरकार हो, इस बात को समझ लेना चाहिए कि पत्रकार तो अपना दायित्व तो निभाएगा, कैमरामैन तो कैमरा लेकर के जाएगा, अपनी तस्वीरें बनाएगा। आप उसके कैमरे तोड़ सकते हैं, फिर कल एक बार फिर से कोई जाएगा, फिर जाकर के लेके आएगा, स्टिंग ऑपरेशन करके लाएगा। तो पत्रकारों को आप रोक नहीं सकते हैं, उसको रोक करके आप सच को नहीं दबा सकते हैं। अगर आपके दावे में दम है तो सामना करिए और कहिए कि भाई दिल्ली में 99% स्कूल सही है, एक स्कूल गलत था, तो उसकी फोटो रखिए और हम आपको नगर निगम का बहुत सारे फोटो दिखा सकते हैं। स्कूलों की बात की जो व्यवस्था है, हमारे गाजीपुर जहां मैं रहता हूं, वहीं के नगर निगम के स्कूल को आकर के देख लीजिए, तो वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ये तरीका चाहे किसी ने भी किया, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है, वो क्रिमिनल हो सकता है, अपराधी हो सकता है, असामाजिक तत्व होता है। और हो सकता है कि किसी पार्टी का अगर आवरण भी धारण किया हो तो उसको भी हम मानते हैं, वो राजनीतिक हो ही नहीं सकता है। जो पत्रकारों पे हमला करे या हमला करवाए वो असामाजिक तत्व है और उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। चलिए, अभी हम तो इस पूरे मामले में जांच का इंतजार करेंगे। शुक्रिया जयशंकर जी, लेकिन बाकी 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं आऊंगा प्रियंक जी, राजीव जी और संजीव कौशिक जी के पास। शुक्रिया जयशंकर गुप्ता जी। ब्रेक के बाद अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें।
बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है, हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. तो 2 टूक आप देख रहे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल नहीं है कूल। DD न्यूज की टीम पर हुआ हमला जब वो स्कूल की पड़ताल करने के लिए, शूटिंग करने के लिए गई थी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ राजीव बब्बर जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और मेरे साथ प्रियंक कानून को जुड़े हैं, NCPCR के अध्यक्ष हैं। राजीव बब्बर जी, आप जल्दी से अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं प्रियंक जी के पास जाता हूँ। जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। जी हाँ, देखिए, मैं क्योंकि संजीव आम आदमी पार्टी जो है उसके जो प्रवक्ता है वो स्कूल के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा मेरा अनुमान यह है कि 99% चांस है कि वो आम आदमी पार्टी के गुंडे होंगे, क्योंकि इस तरीके का वातावरण स्कूल में पड़ रहा है और बातें जो है वो जांच के बाद जो है वो तय होगी। तो पहले तो संजीव भाई, मैं आपको ये कह देता हूँ, मैंने भी उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। हालांकि मैं राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं आम आदमी पार्टी के ऑपरेशन को समझता हूं किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो तथ्यों की बात है। देखिए, सरकारी स्कूलों के अंदर एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना ही आम आदमी पार्टी का काम नहीं है। पूरी दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को आम आदमी पार्टी को इंप्रूव करना है। आज जो साइंस की जो मैंने आपको डेटा दिए हैं, मैं अभी आपको एक और डेटा देता हूं। सेंट्रल जोन जहां पर केजरीवाल आपके मुख्यमंत्री रहते हैं, उसकी हालत यह है कि वहां पर 31 स्कूल हैं, सिर्फ 4 में साइंस है, 10 में है सिर्फ कॉमर्स और 17 स्कूल ऐसे हैं जिसमें साइंस भी नहीं है और कॉमर्स भी नहीं है। और बच्चों को आप कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं। ये मैं डाटा आपको दे रहा हूं सेंट्रल जोन ऑफ एजुकेशन का, जिसमें केजरीवाल रहते हैं। तो ये जो दिखाया जा रहा है, ये जो बेचा जा रहा है, और आंकड़े जब आप कहते हैं ना कि आपके यहां पर 15 लाख से 3 लाख बच्चे आपके सिस्टम में आए और क्योंकि आपका सिस्टम अच्छा था इसलिए आए, वो तथ्य ठीक नहीं है। क्योंकि अगर वो तथ्य है तो हरियाणा का एजुकेशन पॉलिसी आपसे अच्छी है, क्योंकि वहां पे 3 लाख की जगह 4 लाख नए बच्चे आए। तो ये आप जिस तरीके से माल को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और जो रियलिटी है वो बड़ी खतरनाक है। और एजुकेशन सिस्टम के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रियंक कानून को जी, मैं आपसे, आप अपनी बात रखेंगे लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि
एनसीपीसीआर ने दिल्ली के स्कूलों पर जो है बाकायदा एक पत्र लिखकर, जो क्योंकि एनसीपीसीआर जो है उसको ये अथॉरिटी है जिसका जिक्र भी उन्होंने किया राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। तो आप लोगों ने, मुझे अगर मैं सही हूं तो शायद 1 या 1.5 महीने पहले आपने स्कूलों की स्थिति को लेकर एक पत्र लिखा था और तथ्य भी जनता के बीच रखे थे। क्या उसको लेकर कोई सुधार हुआ, कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया आई दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, दिल्ली सरकार के बड़े ढीले ढाले और चलताऊ तरीके के जवाब आते हैं। काउंसलर उनके पास है नहीं, प्रिंसिपल 850 स्कूल्स में है नहीं, रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा अशोक जी, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी तो जाहिर है आयोग का ध्यान आकर्षित हुआ, हमने जानने की कोशिश की कि क्या है। हमने फिर एक सापेक्ष अध्ययन करने की कोशिश की कि दूसरे राज्यों में और दिल्ली में क्या अंतर है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, आप ध्यान से सुनिए। 2016-17 में 5वीं क्लास में दिल्ली में जो एनरोलमेंट थे वो थे 3,99,916। 2017-18 में 6वीं क्लास में जो एनरोलमेंट थे वो थे 3,70,803। डिक्लाइन हुआ। 2018-19 में 7वीं क्लास में जो एनरोलमेंट थे वो थे 3,69,484। ओके। तो 2020, तो इसका मतलब ये बच्चे गायब हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए, 99,000 से 70,000 हुए, 29,000 बच्चे गायब हुए, 70,000 से फिर 69,000 हुए, 1,000 बच्चे फिर गायब हुए। तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं भाई? ये तो 16, 17, 17, 18, 18, 19 में जो 5वीं से 6ठी, 6ठी से 7वीं, 7वीं से 8वीं में जाना चाहिए, उन बच्चों की संख्या में अंतर आ गया। फिर 2020-21 में जो ट्रांजिशन रेट था एलिमेंट्री से सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चों के ट्रांसफर का, वो 93.94% था दिल्ली में, जबकि जो राष्ट्रीय औसत है वो 95.14%। ओके। तो हम परसेंटेज में जब बात करते हैं तो 1% है, लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे हजारों में होते हैं। तो हजारों की संख्या में बच्चों का गायब हो जाना, इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जिस मोलर बंद एरिया की आज आप लोग बात कर रहे हैं, वहां मैंने विजिट किया। अच्छा। कोटा केबिन के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे। मेरा विजिट सरप्राइज था, किसी को मालूम नहीं था। आप कल्पना करिए, हम अपनी टीम के साथ विजिट करते हुए कक्षाओं के आगे से निकल रहे थे, हमें बड़े जोर से एक बच्चे की चीखने की आवाज आई और अंदर से थप्पड़ मारे जाने की जो चटाक की आवाज होती है, वैसी आवाजें आई। तो हमने जाकर के तत्काल क्लासरूम में देखा तो एक टीचर जो है बच्चे को बुरी तरीके से पीट रहा, बुरी तरीके से। हमने पूछा, भाई क्यों, कौन हो तुम, क्यों पीट रहे हो? तो उसने बोला, मैं तो जी गेस्ट टीचर हूँ। तो जो ठेके पे टीचर लगाए हैं उनको पता नहीं है। बच्चे को पीटा जाना, उसको ड्रॉप आउट करेगा, स्कूल से भगा रहे हैं हम बच्चों को। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 17 बोलती है कि बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चे को समझाना है, प्यार से पढ़ाना है। पूरे दुनिया में बच्चों को पीटना बंद किया है। अब आप ऐसा कैसा मॉडल बना रहे हैं जहाँ आयोग की उपस्थिति में ही बच्चे को आपके ठेके पे लिए गए टीचर, अनट्रेन्ड टीचर, अनएजुकेटेड टीचर पीट रहे हैं। एक और आंकड़ा यहाँ पे देखिए, एक और आंकड़ा, छोटा सा है वो भी। देखिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की 2021 की रिपोर्ट है। हमने दिल्ली के दृष्टिकोण में जब इसका अध्ययन किया तो हमने उन स्कोर्स को देखा जो नेशनल एवरेज की तुलना में दिल्ली में लो थी। जैसे कि लैंग्वेज का दिल्ली में स्कोर नेशनल एवरेज से हाई था, मान ली बात। मैथमेटिक्स में लो, साइंस में लो, सोशल साइंस में लो। अब दिल्ली के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, पंजाब ये हाई थे। साइंस में त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान दिल्ली से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल साइंस में आसाम, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उड़ीसा दिल्ली से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना लाजमी हो जाता है कि हम झूठ के प्रोपेगेंडा की दम पे
दूसरे राज्यों को, दूसरे लोगों को अगर आकर्षित कर रहे हैं किसी मॉडल की तरफ, वो मॉडल ठीक नहीं है और इसके दूरगामी परिणाम खतरनाक होने वाले हैं। ओके। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली के स्कूलों को एफिलिएट करता है। वो कहता है कि हर विद्यालय में काउंसलर होना चाहिए। एक काउंसलर होना स्कूल सेफ्टी मैनुअल का पार्ट है जो मैंडेटरी है। दिल्ली के स्कूलों में काउंसलर नहीं है। दिल्ली के स्कूल बहुत खतरे, बच्चे बहुत खतरे की स्थिति में है। इन परिस्थितियों में एक और आंकड़ा देखिए, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, सिर्फ 10 सेकंड में। बस आखिरी आंकड़ा देखिए। जी। हमने 2016 में एक स्टडी की, 2012-13 की, 11-12 की, इस आंकड़े की कि दिल्ली में EWS कैटेगरी के एडमिशन जो प्राइवेट स्कूलों में हो रहे हैं क्या स्थिति। 2014 तक ये स्थिति ठीक थी, नो डाउट की ठीक थी। 15 में भी स्थिति ठीक थी, लेकिन उसमें डिग्रेडेशन देखिए ये आया है। आज की तारीख में 7,000 बच्चे इंतजार कर रहे हैं लेकिन सीट अलॉट नहीं की। पिछले साल 12,000 सीटें अलॉट नहीं की। गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों के दरवाजे बंद करना सरकार की प्राइवेट स्कूल माफिया के साथ मिली भगत को स्पष्ट दिखा रहा है। ओके, ये सारे आंकड़े, जाहिर सी बात है आंकड़े सबके पास है अपने अपने। हालांकि दिल्ली सरकार भी अपने आंकड़े देखती है और वो आंकड़े जो है, वो आंकड़े हो या चीजें, आंकड़ों पर बहस होती रहती है। बिल्कुल मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं आपको दोबारा समय दूंगा। आप कल भी जुड़े थे, आज आगे भी जोड़ो। राजीव जी बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आंकड़ों पर बहस होती रहती है टेलीविजन चैनलों पर, और इसी की जांच के लिए, क्योंकि टेलीविजन चैनलों में तो बहस होती है, इसी की पड़ताल करने के लिए, क्योंकि जो आंख से दिख रहा है, जो सच है, उसकी पड़ताल करने हमारी टीम गई थी और उस पर हमला कर दिया जाता है। ये शर्मनाक है। कम से कम इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप विज्ञापन में अगर दिखा रहे हैं तो फिर आपको कैमरे से क्यों डर लग रहा है। समय इतना ही है, माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक जी आपका, राजीव जी और संजीव कौशिक जी, शुक्रिया। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। IME गाजियाबाद, 27 years of excellence in higher education।